हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकित मिश्रा। बच्चों, आज पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल जिन्हें हिंदी में उपपद कहते हैं, और ये आर्टिकल्स इंग्लिश में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा जो है एरिया आर्टिकल्स का होता है बच्चों, क्योंकि ढेर सारे नाउन्स हैं तो सभी जगह बहुत सारे जगह आर्टिकल्स दिखते ही रहते हैं। मतलब सबसे बड़ा चैप्टर आर्टिकल कहा जाता है बच्चों। तो आर्टिकल में बहुत कुछ जानने को है, लेकिन हम लोग बेसिक और वह चीज़ें पढ़ेंगे। पहले बेसिक देखेंगे कि क्या होता है आर्टिकल, एंड देन हम लोग जाएंगे कि वो चीज़ें जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं, और हम लोग नोट्स बनाएंगे। तो आप नोट्स बनाने के लिए बच्चों तैयार रहिए, और चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। तो आर्टिकल बच्चों दो तरह का होता है, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। और इससे पहले मैं बता दूं कि आर्टिकल है क्या बच्चों। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके पास: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इनमें आर्टिकल कहाँ है? देखिए, इंग्लिश कहती है, ग्रामर कहती है कि देर आर ओनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट आर्टिकल कहाँ है? फिर द क्वेश्चन अराइजेज कि बच्चों आर्टिकल कहाँ है? आर्टिकल आप एडजेक्टिव की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि ये नाउन के पहले आता है, नाउन के लिए ही होता है। तो आप इसे एडजेक्टिव की कैटेगरी में रख सकते हैं, और इसे डिटर्मिनर कहा जाता है। इसे ग्रामेटिकल लैंग्वेज में डिटर्मिनर बच्चों कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? डिटर्मिनर कहा जाता है। डिटर्मिनर, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है, ये कुछ निश्चित करता है नाउन को। आप इसे एडजेक्टिव कह सकते हैं। डिटर्मिनर्स एक्चुअली एडजेक्टिव ही होते हैं। डिटर्मिनर ओहो, ठीक। तो बच्चों बात समझ में आई कि आर्टिकल्स आपके एडजेक्टिव हैं एक तरह के, इन्हें डिटर्मिनर के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इन्हें डिटर्मिनर के नाम से जाना जाता है। फाइन। और ये दो तरह के होते हैं, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। डेफिनिट नाम से ही पता चल रहा होगा, निश्चित चीज़ें, और इनडेफिनिट अनिश्चित। ठीक है। और डेफिनिट में बच्चों क्या मिलता है हमें? डेफिनिट में हमें मिलता है द, एंड ए और एन हमारा इनडेफिनिट में मिलता है। ठीक है। तो बिल्कुल नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए, और शुरू होती है। ठीक है। तो बच्चों आपको द के बारे में पता होना चाहिए कि द कम्स फ्रॉम दैट। द बच्चों दैट से ही निकला हुआ है। दैट क्या होता है मैं आपसे पूछता हूँ। तो दैट बच्चों एक प्रोनाउन है, एक एडजेक्टिव भी है। दैट इज माई फोन में दैट क्या है? दैट हमारा प्रोनाउन है। लेकिन दैट फोन इज माइन, यहाँ पर दैट जो फ़ोन के पहले लग रहा है वह एडजेक्टिव है, एक डिटर्मिनर है, संकेत देने वाला कि दैट फ़ोन, वह वाला फ़ोन, दैट कैमरा इज़ माइन। तो ये वाला संकेत देने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों हो सकते हैं। अगर अकेले है तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और अगर अपने साथ नाउन लेकर आ रहा है दैट, तो फिर वह एडजेक्टिव है। सो गाइस, दैट क्या करता है? संकेत करता है डेफिनिट चीज़ें कि वो वाला दैट फ़ोन इज़ माइन, वह मेरा है। तो ये दैट की कमज़ोर अवस्था है, वीक फॉर्म ऑफ दैट की कमज़ोर अवस्था। क्या बच्चों? दैट की कमज़ोर अवस्था, दैट की वीक फॉर्म, दैट की वीक फॉर्म, दैट की वीक फॉर्म, दैट की वीक फॉर्म। क्या बच्चों? दैट की वीक फॉर्म। समझ में आई बात बच्चों? तो ये दैट की कमज़ोर अवस्था है। अभी जस्टिफाई होती नज़र आएगी आपको ये बात न्यायोचित होती हुई दिखाई देगी, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो दैट की कमज़ोर अवस्था है। और बच्चों ए एन के विषय में अगर आप जानें, तो ए एन के विषय में जब आप जानते हैं बच्चों, तो ए और एन, एनी को सुना है आपने, एनी की कमज़ोर अवस्था है। एनी की क्या है बच्चों? कमज़ोर। एनी का मतलब क्या होता है? कोई भी। एनी का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई भी हो सकता है। एनी, आपसे मैंने कहा कि मुझे एक पेन दे दीजिए, गिव मी अ पेन। गिव मी अ पेन का मतलब क्या है? गिव मी एनी पेन, मुझे एक जस्ट पेन चाहिए। ब्लैक ब्लू मैंने आपसे नहीं बताया, मुझे आई जस्ट नीड अ पेन, आई जस्ट नीड एनी पेन ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब कोई भी, कोई विशेष नहीं, अनिश्चित है, कैसा भी हो सकता है ना? ठीक है बच्चों। तो ए और एन जो आपके हैं ये एनी से निकले हुए हैं, अर्थात कोई भी। एनी का अर्थ क्या है बच्चों? कोई भी, अनिश्चित, कोई भी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही? कोई भी। और दैट का मतलब है वो वाला। दैट का अर्थ बच्चों क्या है? दैट का अर्थ बच्चों क्या होता है? दैट का अर्थ होता है वो वाला। दैट का अर्थ बच्चों क्या है? वह।
वह वाला, ठीक है, दैट का अर्थ वह विशेष हो गया। तो ये बहुत ही सामान्य जानकारी है आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल दैट से निकला हुआ है। यह पॉइंट आउट करता है, यह संकेत करता है किसी विशेष वस्तु को, किसी निश्चित वस्तु को। और ए एन कहता है कोई भी हो सकता है वह, यह कोई विशेष नहीं है। बात समझ में आई? अब कुछ और, ये दैट की वीक अवस्था है और ये एनी की कमज़ोर अवस्था है। लिख सकते हैं हिंदी में बच्चों कि यह एनी की कमज़ोर अवस्था है, वीक फॉर्म, एनी की वीक फॉर्म, एनी की वीक फॉर्म है मतलब कमज़ोर अवस्था। वीक मतलब कमज़ोर बच्चों, फॉर्म मीन्स अवस्था, ठीक है। सब कुछ हिंदी में नहीं लिखना है और सब कुछ इंग्लिश में नहीं लिखना है, दोनों में समस्याएं हैं आपको, तो इंग्लिश में लिखते हैं, है ना, थोड़ी हिंदी और थोड़ी इंग्लिश। चलो ठीक है, तो ये बात सबसे सामान्य जानकारी है। यह देखिए, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, इंग्लिश में बच्चों कि कोई भी चीज़ हमेशा सत्य नहीं होती। अर्थात मैंने बताया कि एनी की कमज़ोर अवस्था है, क्या हमेशा ऐसा होगा? हमेशा नहीं होगा, केसेस हो सकते हैं, इनके प्रयोग में बदलाव, इनके अन्य भी प्रयोग हो सकते हैं। किसी भी चीज़ का प्रयोग आप हमेशा एक तरह से नहीं करते, आप उन चीज़ों का प्रयोग अलग अलग तरह से कर सकते हैं। इंग्लिश तो बिल्कुल है ही है बच्चों ऐसी, इंग्लिश में रूल्स नहीं है वास्तव में, रूल्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है, धोखा दिया जाता है, लेकिन मजबूरी है लोगों की, करना पड़ता है ऐसा, क्योंकि अगर एक साथ सारे प्रयोग बताने लग जाएं तो आप एक विशेष दैट के बारे में ही आपके पास 10 पन्ने इकट्ठा होने वाले हैं अगर आप दैट के विषय में जानने लग जाएं। तो यही चीज़ इसके साथ भी बच्चों है, किसी भी पॉइंट को लेकर के, इंग्लिश में किसी भी पॉइंट को लेकर के बच्चों आप एक गहन अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे सामान्य जानकारी जो आपको आर्टिकल के विषय में होनी चाहिए, दैट शुड बी कि ये डेफिनिट है, यह दैट से निकला हुआ है, दैट की कमज़ोर अवस्था है, एंड ए एन कम्स फ्रॉम एनी की कमज़ोर अवस्था है, ठीक है। तो सबसे सामान्य जानकारी। अब थोड़ा इससे ऊपर बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा इससे आगे। तो एग्जाम्पल लिए जाए बच्चों, एग्जाम्पल ले लिए जाए, ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए। अरे टर्न ऑन कर दो लाइट प्लीज, फाइन। तो बच्चों एग्जाम्पल ले लिया जाए द का। Have you met the doctor? Have you met the doctor? Have you met the doctor? क्या आप डॉक्टर से मिल चुके हैं? यहाँ पर क्या मतलब है? आप सोचिए बच्चों, यहाँ पर मीनिंग क्या निकलने वाला है? कौन से डॉक्टर की बात हो रही है? किसी भी डॉक्टर की या किसी विशेष डॉक्टर की? She has fed मतलब बच्चों खिला देना, फीड मीन्स होता है खिलाना। जैसे बच्चों को हम खाना खिलाते हैं, है ना, हाथों से, तो फीड मीन्स होता है खिलाना बच्चों। तो शी हैज़ फेड द डॉग्स, शी हैज़ फेड द डॉग्स। तो दो एग्जाम्पल बच्चों मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि हैव यू मेट द डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर से मिल चुके हैं, एंड शी हैज़ फेड द डॉग, शी हैज़ फेड द डॉग। इसके बारे में आप सोचिए, विचार करिए किस डॉक्टर की बात हो रही। क्या ये डॉक्टर्स विशेष हैं, क्या ये कुत्ते विशेष हैं, या फिर यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तब तक। There are
इन द देयर इज अ रैट इन द किचन। बच्चों देखिए दो तीन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जल्दी से लिख दिए हैं, अब जरा इनको असेस करिए। हैव यू मेट द डॉक्टर, हैव यू मेट द डॉक्टर का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर द का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपके द का क्या अर्थ है? द डॉक्टर, द डॉक्टर का मतलब है सामने वाला जानता है किस डॉक्टर की बात हो रही है। हैव यू मेट द डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर साहब से मिल चुके हैं? यहाँ पर डॉक्टर साहब कहा जा रहा है, अर्थात या द डॉक्टर कहा जा रहा है। दैट मीन्स कि आपको पता है, सामने वाला भी जानता है और कहने वाला भी जानता है कि किस डॉक्टर के बारे में बात हो रही है। एंड शी हैज़ फेड द डॉग्स, उसने कुत्तों को क्या कर दिया है बच्चों? खिला दिया है। हिंदी शायद समझने में दिक्कत हो तो बच्चों लिख लीजिए इसकी हिंदी क्या होने वाली है कि उसने कुत्तों को भोजन दे दिया है, भोजन दे दिया है। तो यहाँ पर बच्चों शी हैज़ फेड द डॉग्स, उसने कुत्तों को भोजन दे दिया, कुत्तों को खाना खिला दिया। तो बच्चों यहाँ पर द डॉग्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द डॉग्स लिखा हुआ है। तो द डॉग्स का मतलब क्या है कि विशेष कुत्ते हैं, सामने वाले को पता है शी हैज़ फेड द डॉग्स, कुत्तों को खिला दिया उसने कि नहीं खिला दिया? यस, शी हैज़ फेड द डॉग। द डॉग्स मतलब दैट डॉग्स, वो वाले डॉग्स जिनकी बात हो रही है ना बच्चों? तो यहाँ बात समझ में आई कि जिनकी बात हो रही, वक्ता को पता है, श्रोता को भी पता है। किसको पता है? श्रोता को पता है। यू नो वॉट आई मीन, क्या? यू नो, आपको पता है, श्रोता को पता होता है। क्या लिख सकते हैं बच्चों कि श्रोता को, अरे भाई, श्रोता को, श्रोता मतलब सुनने वाला, लिसनर, श्रोता को पता है कि किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पता होता है श्रोता को। ठीक, अच्छा यहाँ पर क्या हाल है, ज़रा यहाँ देखिए कि आई नीड एन एनवेलप, हमें एक एनवेलप की ज़रूरत। एनवेलप मतलब बच्चों क्या होता है? लिफाफा होता है। एनवेलप क्या होता है बच्चों? लिफाफा होता है। एनवेलप क्या होता है? लिफाफा। हिंदी लिख दीजिए बच्चों इसकी कि मुझे एक लिफाफे की आवश्यकता है। मुझे एक लिफाफे की आवश्यकता है। तो बच्चों क्या ये कोई विशेष लिफाफा है? अरे भाई लिफाफा लिफाफा होता है, कोई विशेष नहीं। आई नीड एनी एनवेलप, मुझे किसी भी एनवेलप की ज़रूरत है, कोई विशेष नहीं है। तो आपने ए और एन में से कुछ प्रयोग किया, या अर्थात इनडेफिनिट आर्टिकल कोई भी हो सकता है ना। एंड देयर इज़ अ रैट इन द किचन, कि किचन में रसोई में क्या है बच्चों? एक चूहा है। तो अ रैट है या द रैट है? ये अ रैट है ना, कोई भी रैट है। दिस इज़ नॉट वेरी स्पेशल, इट्स जस्ट अ रैट, है ना। और पता नहीं वो रोज वाला है या अभी नया नया आया है, कोई विशेष नहीं है। ठीक है बच्चों, आप जोर दे, ऐसा नहीं है कि हम इसमें हम दा नहीं लगा सकते या यहाँ पर हम आ नहीं लगा सकते, डिपेंड करता है प्रयोग पर बच्चों। अगर हमें कुछ विशेष अर्थ देने हैं कि ये उनकी बात है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम दा लगा देंगे, विशेष बना देंगे। और अगर कोई आवश्यक नहीं है, कोई सामान्य है, सामान्य प्रयोग है, अर्थात मतलब पहली बार किसी चीज़ का प्रयोग हो रहा है, मुझे जस्ट एक लिफाफा चाहिए और ये सामने वाले को कोई विशेष प्रभाव नहीं डालना है कि कैसा लिफाफा चाहिए, तो ये आप एन का ए और एन का यूज़ कर सकते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, देयर इज़ अ रैट इन द किचन, एनी रैट, नॉट वेरी स्पेशल, है ना बच्चों, एनी रैट। देयर इज़ अ रैट इन द किचन, मीनिंग समझ में आ रहा है कि किचन में एक चूहा है, तो इसका अर्थ क्या है? एनी रैट, एनी रैट। और वहाँ पर क्या मतलब है बच्चों कि एनी एनवेलप, कोई भी एनवेलप हो सकता है।
एनी, है ना बच्चों, एनी एनवेलप, नॉट वेरी स्पेशल, नथिंग स्पेशल। तो ठीक, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों, ज़रा देखिए इसमें। जैसे जब आप किसी नाउन को बच्चों पहली बार रेफर करते हैं, किसी कॉमन नाउन को, कॉमन नाउन बच्चों क्या होते हैं? कॉमन नाउन वे नाउन होते हैं जो एक सामान्य नाम होता है जिससे हम सभी संज्ञाओं को, सभी दूसरे उस तरह की प्रजाति की चीज़ों को हम उनका बोध करवा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे गर्ल, गर्ल का मतलब क्या होता है बच्चों? सभी गर्ल्स, है ना। ये गर्ल एक सामान्य नाम है, एक जनरल नाम है, एक कॉमन नेम है जो हर किसी लड़की के लिए प्रयोग किया जा सकता है इंग्लिश में, है ना बच्चों। ऐसे ही बॉय, पेन, बुक, चेयर, ये सब कैसे हैं? ये सब कॉमन नाउन है, मतलब ये इससे हम सभी वर्ग को, पूरे वर्ग को, है ना। पेन का मतलब क्या? जितने भी दुनिया के पेन। बॉय का मतलब क्या? जितने भी दुनिया के बॉयज़ हैं। तो ऐसे नामों को हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो जब हम किसी पहली बार किसी कॉमन नाउन को, स्पेशली सिंगुलर होना चाहिए भाई, ए एन का इस्तेमाल आप सिंगुलर्स के पहले करते हैं बच्चों, तो सिंगुलर होनी चाहिए, वो सिंगुलर काउंटेबल होनी चाहिए, ठीक, सिंगुलर काउंटेबल, ठीक। तो उसमें बच्चों अगर हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग आप पहली बार करते हैं, सामने वाले को पता नहीं है कि वह कौन सी चीज़ है, तो आप आर्टिकल ए एन लेकर आते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। आप कहानियाँ बचपन में पढ़ते थे तो ऐसे ही शुरू होती थी, देयर वॉज अ किंग, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ती कहानी आगे बढ़ जाती है। द किंग was very cruel, the king was very cruel, कि एक राजा था। देयर वॉज अ किंग का मतलब बच्चों क्या है? एक राजा था। और द किंग वॉज, राजा कैसा था बच्चों? ठीक है, एंड द किंग वॉज वेरी क्रूएल, कैसा था? और वो राजा बहुत ही निर्दयी था। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता वह कौन सा राजा था, बस एक एनी किंग, देयर वॉज एनी किंग। ए का मतलब क्या बच्चों? एनी किंग, कोई एक राजा था, कोई एक राजा था, कोई एक राजा था। वह, द किंग वॉज वेरी क्रूएल, और वह राजा कैसा था बच्चों? वह राजा बहुत निर्दयी था। दैट वॉज वेरी क्रूएल। तो आई होप सबको सबसे बेसिक बात आर्टिकल के बारे में बच्चों पता चल गई होगी। सबसे बेसिक बात कि आर्टिकल जब हम पहली बार किसी कॉमन नाउन को, कॉमन काउंटेबल नाउन के बारे में बताते हैं और वह कुछ विशेष नहीं होता है, सामने वाले को पता नहीं होता कि वह कौन सी चीज़ है, तो पहली बार जब हम किसी नाउन को फर्स्ट टाइम मेंशन करते हैं एंड दैट इज़ नॉट वेरी स्पेशल, तो हम आर्टिकल आ लगाते हैं। और फिर दोबारा जब हम उसी नाउन को बताते हैं, सामने वाले को पता चल जाता है, पता होता है किसके बारे में बात हो रही है, तो हम दा लगा लिया करते हैं। यहाँ पर पहले से नहीं पता था, यहाँ पर पहले कोई सेंटेंस नहीं लिखा गया था, लेकिन पहले से ही श्रोता को पता है किसके बारे में बात हो रही है। तो ये बात रही दा के विषय में। कुछ और एग्जाम्पल्स ले लिए जाएं।
द गर्ल, अच्छा ऐसे हो गया क्या? ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए बच्चों इसको। The girl sitting on the rightmost chair is my sister. The girl sitting on the rightmost chair is my sister. The girl sitting, ठीक है बच्चों, आज समझ में आई? अरे इसको ठीक कर दिया जाए, आपके लिए विजिबल बना दिया जाए। ओ माय गॉड, डोंट वरी, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, आई होप आपको विजिबल है वहाँ से। देखिए मैं पढ़ देता हूँ। द गर्ल सिटिंग ऑन द राइट मोस्ट चेयर। द गर्ल, कौन सी लड़की बच्चों? द गर्ल, वो वाली लड़की, वो लड़की, वो विशेष लड़की बच्चों, सिटिंग, बैठी हुई ऑन द राइट मोस्ट चेयर, ऑन द राइट मोस्ट चेयर, सबसे, यहाँ पर भी देखिए बच्चों दा आ रहा है, यहाँ पर भी आपको दा देखने को मिल रहा है। कौन सी चेयर पे? सबसे दाहिनी तरफ की, सबसे दाहिनी वाली चेयर पे, सबसे दाहिनी वाली कुर्सी पर इज माई सिस्टर, मेरी बहन है, मेरी बहन है। कौन सी लड़की बच्चों? दो जगह पर आपको दा दिखाई दे रहा है। द गर्ल सिटिंग ऑन द राइट मोस्ट चेयर। विच गर्ल? द गर्ल सिटिंग ऑन द राइट मोस्ट चेयर इज माई सिस्टर। तो बच्चों अभी तक आपको आर्टिकल दा के बारे में कुछ बातें समझ में आ गई, विशेष बातें कि दा कैसे यूज़ होता है और ए एन का वास्तविक प्रयोग क्या है, सबसे बेसिक प्रयोग क्या है। बात समझ में आई बच्चों? दा दार्ड की कमज़ोर अवस्था है और ये विशेष चीज़ों के लिए आता है, जब आप किसी को संकेत करते हैं उसके लिए आता है। और ए एन कोई भी, एनी, किसी को भी बताने के लिए आ सकता है। पहली बार जब किसी नाउन का आप जिक्र करते हैं तो वहाँ पर आप ए एन लगा लिया करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों ए और एन से। आई होप ये बात आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल से बच्चों शुरुआत करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल से शुरू कर लेते हैं, ए और एन से शुरू करते हैं, जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, है ना बच्चों? ठीक है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में दो चार बातें आपको जाननी चाहिए कि आप इनकी हेल्प से वन को बताते हैं। सबसे पहला प्रयोग जो है कि ये वन को इंडिकेट करता है। सबसे पहली बात, अच्छा ए और एन पे भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों कि ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि अगर साउंड वॉवेल का हो, वॉवेल साउंड, क्या बच्चों? वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड हो, अगर वॉवेल साउंड बच्चों क्या होता है? कैसे साउंड मिले बच्चों? आपको साउंड मिलने चाहिए ऐसा साउंड मिलना चाहिए, है ना बच्चों? ई, ओ, ऐसे साउंड मिलने चाहिए बच्चों। आई, ओ। अब यू का साउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू बच्चों, यू का साउंड जो होता है वो साउंड इसका होता है, एक व्यंजन का साउंड है, एक कॉन्सोनेंट का साउंड है बच्चों। ठीक है बच्चों? तो साउंड इंग्लिश में बच्चों 26 लेटर्स में से 20 साउंड्स वॉवेल से निकलते हैं एंड 24 साउंड्स बच्चों कॉन्सोनेंट से निकलते हैं। ठीक है?
तो जब ये साउंड्स निकलेंगे आ ई ओ ए ऐसे साउंड्स निकलेंगे बच्चों, तभी हम जो है एन का यूज़ करते हैं। इससे अगर हमारा यू से यू भी हमारा वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, कई वॉवेल हैं अपने पास, 5 वॉवेल हैं, ए ई आई ओ एंड यू। तो बच्चों ये सारे वॉवेल, लेकिन साउंड मिलना चाहिए। कहते हैं कि नाउन के पहले, आपने सीखा कि नाउन के पहले अगर ये मिलने वाला पहला लेटर किसी नाउन का ये है तो हम एन लगाएंगे, नहीं बच्चों, साउंड होना चाहिए। असली लड़ाई है वॉवेल साउंड की। असली लड़ाई किसकी बच्चों? वॉवेल साउंड की है। तो अगर वॉवेल साउंड मिलता है, वॉवेल साउंड मिलता है तो ही आप एन लगाएं। जैसे कुछ वर्ड्स बताइए फटाफट। ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज साउंड क्या है बच्चों? ऑरेंज, तो एन लगने वाला है। क्या लगने वाला है बच्चों? एन लगने वाला है। ठीक है, अम्ब्रेला, एलिफेंट, ठीक है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन होगा या ऑनेस्ट मैन होगा? तो बिल्कुल एन ऑनेस्ट मैन होने वाला है। क्या होने वाला बच्चों? एन ऑनेस्ट मैन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी साउंड क्या है? ये वॉवेल का साउंड है, ऑनेस्ट। तो असली लड़ाई बच्चों साउंड की है। क्या है? साउंड की। MBA, एन MBA होगा बच्चों कि MBA होगा? एन होगा, क्योंकि यहाँ एम तो ए का साउंड है। तो असली बात है साउंड की। एन एयर, एयर मतलब बच्चों उत्तराधिकारी होता है। एयर मतलब उत्तराधिकारी होता है। तो एन एयर होगा कि आ एयर होगा? डिसाइड करिए। अच्छा, वन आइड मैन क्या होगा? अब वन आइड मैन मतलब एक आंख वाला व्यक्ति। तो बच्चों क्या लगाने वाले हैं? ए लगाने वाले हैं या फिर एन लगाने वाले हैं? तो आ लगाइएगा बच्चों, एन मत लगाइएगा, क्योंकि ये नाउन पूरा एक है। ये एक कंपाउंड नाउन है बच्चों। ये क्या है? दिस इज़ वन कंपाउंड नाउन। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड नाउन क्या होता है? ऐसे नाउन जो कई शब्दों से मिलकर बने हैं, उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो कैसा आदमी? वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, अर्थात वह एक आंख है उसके, एक आंख खराब है उसकी। तो वन आइड मैन। तो साउंड क्या है बच्चों? वन, वा का साउंड है, तो क्या लगने वाला है? आ लगने वाला है। यूनिवर्सिटी के विषय में बच्चों क्या ख्याल है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के पहले बच्चों क्या लगाने वाले हैं आप? आ लगाएंगे या एन लगाएंगे? ठीक कहा आपने, आ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आ, क्योंकि साउंड किसका है बच्चों? यू का साउंड है। किसका साउंड है? यू का साउंड है, और यू का साउंड वॉवेल का साउंड नहीं है, तो ठीक है, आ लगाएंगे। अच्छा, यूटेंसिल में बच्चों क्या लगाएंगे? यूटेंसिल, ठीक कहा आपने, आ लगाएंगे। यूटेंसिल मीन्स बच्चों क्या होता है? बर्तन होता है। यूटेंसिल मीन्स क्या होता है बच्चों? बर्तन होता है। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे, कि यहाँ पर भी साउंड यू का है। ठीक है, यर के पहले बच्चों क्या लगाएंगे? यर के पहले बच्चों क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे या एन लगाएंगे? डिसाइड करिए। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? आ लगाइएगा, आ यर, क्योंकि बच्चों साउंड क्या होता है इसका? इसका साउंड होता है यर। कुछ बच्चे इसे ईयर पढ़ देते हैं, कुछ बच्चे इसे ईयर पढ़ते हैं, जो कि ठीक नहीं है बच्चों। ईयर मत पढ़िए, ईयर मतलब कान होता है बच्चों। तो एन ईयर ठीक है कान के लिए, लेकिन वर्ष के लिए है ना बच्चों, वर्ष के लिए यर होता है, इसका साउंड यर होता है, ईयर नहीं होता। तो आ लगाएंगे। ठीक है, ठीक। FIR, FIR के लिए बच्चों क्या लगाने वाले हैं? तो एन लगाएंगे, जैसे MBA वैसे एन FIR, F। तो ए का साउंड है, ए का साउंड है, वॉवेल का साउंड है, एन लगाने वाले हैं। होटल के पहले बच्चों क्या लगाने वाले हैं? होटल के पहले क्या लगाएंगे बच्चों? ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। देखिए कुछ जगहों पर एन भी लगाया जाता है, कुछ लोग इसके पहले एन भी लगाते हैं, लेकिन आप मत लगाइएगा। वे लोग इसलिए लगाते हैं, अमेरिकन, ब्रिटिश और
ब्रिटिश का दो इंग्लिश का फ़र्क है, अमेरिकन और ब्रिटिश का फ़र्क है बच्चों, कैनेडियन इंग्लिश का फ़र्क है। तो कई जगह वहाँ पर एन लगा लिया जाता है क्योंकि वहाँ पर उसका उच्चारण होटल किया जाता है, होटल, है ना। तो होटल होने की वजह से, ओ का साउंड मिलने की वजह से एन लगा लिया जाता है। बट यू डोंट हैव टू ट्राई दिस, आपको नहीं करना है, आप इसे होटल ही समझें। आप इसे क्या पढ़ेंगे? होटल, आप इसे होटल बोले, होटल, है ना। यहाँ पर जोर होता है, होटल में जोर है बच्चों, तो इस पर थोड़ा जोर दे सकते हैं। और यहाँ पर आ ही लगानी, आपको एन नहीं लगाना है। तो ढेर सारे बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ें, साउंड को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बच्चों साउंड डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है? साउंड डिपेंड करता है, साउंड डिपेंड करता है, लेटर्स डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, एन आर होगा या एन आर होगा, तो बिल्कुल एन आर होगा। ठीक है, तो साउंड की प्रॉब्लम क्लियर हो गई। ए और एन में अब कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, कहाँ क्या लगाया जाएगा, है ना बच्चों। एन एग क्या होने वाला है? एन, फाइन, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो साउंड को लेकर कोई दुविधा नहीं रही है। अब बारी आती है कुछ इनके अच्छे प्रयोगों की, इनके अच्छे फंक्शंस की। ए और एन पर बात चल रही है बच्चों अभी। तो बच्चों आप प्रीपोजिशन, वीक फॉर्म ऑफ इन का अर्थ बच्चों क्या होता है? में। तो इसकी अवस्था भी होती कमज़ोर अवस्था, इनकी कमज़ोर अवस्था भी आपकी आ और एन होती है। जैसे ब्रश योर टीथ, ट्वाइस अ डे। क्या मतलब है बच्चों? कि ब्रश योर टीथ, अपने दांत साफ करें, ब्रश करें, ट्वाइस अ डे। ट्वाइस मतलब बच्चों 2 बार। ट्वाइस का अर्थ क्या होता है बच्चों? 2 बार, 2 बार। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार कोई कार्य हो रहा है। तो ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। ठीक, कोई और एग्जांपल जल्दी से ले लेते हैं। He earns ₹50,000 a month, है ना बच्चों। यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रहा है? तो आ डे का मतलब क्या है बच्चों? इन आ डे, एक दिन में, है ना। ट्वाइस अ डे, ट्वाइस इन अ डे, है ना। रुपीज अ मंथ इन अ मंथ, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है बच्चों? इन अ मंथ, एक महीने में, इन अ मंथ, एक महीने में। ठीक, क्लियर है बच्चों कि ही अर्न्स 50,000 रुपीज़, वह कमाता है, ही अर्न्स, वह कमाता है 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये। अ मंथ मतलब प्रत्येक महीने, है ना, पर मंथ, इन अ मंथ, एक महीने में। ठीक है, चलो बड़ी अच्छी बात है। रेट भी पता चल जाता है बच्चों इसी से, है ना। ए और एन से हम इंडेफिनिट आर्टिकल से रेट भी बता सकते हैं, यही चीज़ है वह भी लगभग। रेट भी बता सकते हैं, है ना। जैसे 10 रुपीज़ आ किलो,
10 रुपीज़ आ किलो। आ किलो मतलब बच्चों क्या है? आ किलो का अर्थ क्या है? आ किलो का अर्थ क्या है बच्चों? पर केजी। आ किलो का अर्थ क्या है? प्रत्येक किलो पर। ठीक है, तो रेट और इनका भी यूसेज आप इससे दे सकते हैं। ठीक है, आप कुछ अच्छी बातें इसके विषय में और ठीक है। अब बच्चों थोड़ा नोट करिए और पूरे मन से नोट करिएगा, समझिएगा। देखिए बच्चों, क्लास बताने के लिए, क्लास से मेरा अर्थ है जब आप किसी नाउन के पूरे वर्ग को बताना चाहते हैं, पूरे वर्ग को अर्थ है मतलब पूरे समूह को। ठीक है, तो आप ए और एन का भी यूज़ करते हैं और द का भी, अर्थात डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों तरह के आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ए और एन का यूज़ आप कब कर पाते हैं, किस तरह के वर्ग बता पाएंगे आप? तो जब आपको ए और एन का यूज़ अगर क्लास बताने के लिए करना है तो आप केवल ए और एन से पर्सन, एनिमल और थिंग्स, वस्तुओं, पर्सन्स, ठीक है बच्चों, पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स, इन तीनों के समूह को आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए और एन। टेक सम एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे पर्सन का एग्जांपल ले लीजिए। एक कहावत है बच्चों अंग्रेजी में, A beggar cannot be a chooser। क्या कह रहा है बच्चों? A beggar cannot be a chooser, अर्थात एक भिखारी को नहीं हो सकता है, वह चुनने वाला नहीं हो सकता है। अर्थात दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, कि फ्री में मिली हुई चीज़ में मीन मेघ नहीं निकाली जाती। इस कहावत का यह अर्थ होता है बच्चों। आप बेगर कैन नॉट बी अ चूजर, है ना, हिंदी में लिख दिया जाए क्या, कि दान की गाय के बछिया के दांत नहीं देखे जाते। तो बच्चों अर्थ तो समझ में आ गया है। तो अब देखिए, अब बेगर कैन नॉट बी अ चूजर का अर्थ क्या है बच्चों? एक भिखारी को चूजर नहीं होना चाहिए। तो अब बेगर का मतलब क्या है? क्या सिर्फ एक ही भिखारी को? नहीं, सभी भिखारियों को ऐसा ही होना चाहिए कि अगर उन्हें कुछ दिया जाए तो उन्हें चुपचाप ले लेना चाहिए, उसमें मीन मेख नहीं निकालनी चाहिए। तो यह पूरे दुनिया के व्यक्तियों की बात है, दुनिया के भिखारियों की बात है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा व्यक्तियों के लिए। A student should be obedient। एक विद्यार्थी को ओबीडियंट होना चाहिए। ओबीडियंट मतलब क्या बच्चों होता है? एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए बच्चों? एक विद्यार्थी को आज्ञाकारी होना चाहिए। तो एक विद्यार्थी को अगर आज्ञाकारी होना चाहिए, ऐसी बात कही जाती है, तो इसका अर्थ बच्चों क्या है? क्या सिर्फ एक विद्यार्थी को?
सिर्फ एक विद्यार्थी को ऐसा होना चाहिए, नहीं, एक विद्यार्थी को मतलब किसी भी एक विद्यार्थी को आप उठावें तो उसे ऐसा होना चाहिए, है ना बच्चों, एक विद्यार्थी को आज्ञाकारी होना चाहिए। तो ये हिंदी में कहने का तरीका है कि एक विद्यार्थी को आज्ञाकारी होना चाहिए, अर्थात कोई भी एक विद्यार्थी हो। और इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, स्टूडेंट शुड बी ओबीडियंट, मतलब एनी स्टूडेंट शुड बी ओबीडियंट, मतलब ऑल स्टूडेंट शुड बी ओबीडियंट। तो यह पूरी दुनिया के व्यक्तियों की बात हो गई। आई होप आपको बात समझ में आई पर्सन्स को लेकर के। अब बात करते हैं एनिमल्स की, कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अर्थ क्या है बच्चों, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल का, कि गाय एक उपयोगी जानवर है। इसका अर्थ आप लिखें हिंदी में, अगर ज़रूरत है तो हिंदी में लिखने की। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। A rose is a beautiful फ्लावर। रोज अर्थात गुलाब एक सुंदर फूल है, गुलाब एक सुंदर फूल है। तो गुलाब के जितने भी पौधे हैं, जितने भी पुष्प हैं दुनिया में बच्चों, तो उन सभी की बात हो रही है। वस्तुओं के लिए हो गया और ये जानवरों के लिए हो गया, है ना। इसमें थिंग्स को डिस्क्राइब कर दिया गया है, और इसमें बच्चों क्या किसको डिस्क्राइब कर दिया गया है, एनिमल को, है ना। और दुनिया के सभी गायों की बात हो रही है इस सेंटेंस में। काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है, अर्थात गाय पूरी दुनिया की गायें उपयोगी हैं, है ना। और रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, और गुलाब एक सुंदर है, तो सुंदर फूल है, तो वह मतलब दुनिया के सभी गुलाब के फूलों की बात हो रही। तो आप अगर ग्रुप बताना चाहते हैं, आप समूह बताना चाहते हैं, तो आप ए एन से बता सकते हैं पूरे दुनिया के समूह को, मतलब पूरे क्लास को बता सकते हैं, पर्सन्स की एंड एनिमल्स की एंड थिंग्स की, विद द हेल्प ऑफ ए और एन। अब इसमें आपको यह भी जान लेना चाहिए कि क्या हम दा से भी क्लास बता सकते हैं। सबकी बात हो रही है बच्चों, ये याद रखना कि पूरे समूह, पूरे दुनिया के समूह, पर्सन्स और एनिमल्स और थिंग्स की बात करता है ए और एन, ठीक है। ठीक, अब दा की बात करते हैं। क्या दा भी ऐसा ही कर सकता है? तो हाँ बच्चों, दा भी कर सकता है, दा भी कर सकता है, दा भी कर सकता है, लेकिन वह सीमित चीज़ों की करेगा। किसका करेगा? केवल एनिमल्स की क्लास बता सकता है और थिंग्स की क्लास बता सकता है, चीज़ों की। पर्सन्स की क्लास नहीं बता सकता बच्चों, ठीक है। तो आपको यह लिखना है और एग्जाम्पल लिखिए अब कि दा बच्चों किसकी क्लास बताएगा। देखिए, ग्रुप बता सकते हैं, क्लास बता सकते हैं, आर्टिकल से हम लोग ए एन से आप पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स सबकी बता सकते हैं, और दा से बच्चों आप एनिमल्स और थिंग्स की केवल बता पाते हो। तो कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, यही एग्जाम्पल ले लीजिए। द काउ इज अ useful, the cow is a useful animal, and the rose is a beautiful फ्लावर। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जानवरों के लिए दा का प्रयोग किया गया, यहाँ वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए दा का प्रयोग बच्चों नहीं किया जाता है कि द स्टूडेंट शुड बी ओबीडियंट। द स्टूडेंट शुड बी ओबीडियंट का मतलब बच्चों हो जाएगा किसी विशेष। अगर आप बच्चों लिखते हैं the student should be obedient
तो इसका मतलब है किसी विशेष स्टूडेंट की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात हो रही है। करेक्ट बच्चों, बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? देखिए दा का मतलब ये नहीं कि दा अगर किसी जानवर के नाम के पहले दा लगा है तो वह पूरी दुनिया के जानवर हैं। डिपेंड करता है वाक्य लिखा कैसा है। हमेशा बच्चों आपको आंखें खोल कर रखनी है। अगर लिखा है द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, तो इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि गाय एक उपयोगी जानवर है। गाय एक उपयोगी जानवर है अर्थात इससे साफ पता चल रहा है कि यह पूरे समूह की बात है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ द काऊ इज माइन, तो इसका मतलब क्या? वो वाली गाय मेरी है। तो ये क्या, ये पूरे दुनिया की गायों की बात हो रही? नहीं। तो अर्थात अर्थ को समझ कर चलना है। साफ पता चल रहा है द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कि गुलाब एक सुंदर फूल है। तो इससे मतलब सार्वभौमिक बात हो रही है। क्या बात हो रही है बच्चों? इससे साफ पता चल रहा है कि यह एक सार्वभौमिक बात है, अर्थात पूरे दुनिया के फूलों। लेकिन द रोज इन माई पॉट इन माई फ्लावर वेस इज सो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल दैन रोहित, है ना? कि मेरे जो फ्लावर वेस में, जो मेरे गमले में रोज़ लगा है वह ज़्यादा खूबसूरत है। तो दा वहाँ भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि दा का दा लग गया किसी उसके पहले तो हमेशा वो ग्रुप बताएगा, लेकिन डिपेंड कर, यह कर सकता है। इसका एक फीचर है और यह डिपेंड करेगा पूरे सेंटेंस पर, सिर्फ यहाँ लगने से कार्य नहीं बनने वाला। तो ऐसी बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आँखें खुली रखनी है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है कि आपको आप क्लास बता सकते हैं पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स की ए और एन से। और अगर दा से बनानी है तो आप एनिमल्स और थिंग्स की बता पाएंगे। तीसरी बात इसमें आप जोड़ सकते हैं। तो ये बच्चों, ये तो बिल्कुल नोट लगाकर आपने ऐसे लिख लिया है कि अगर आप दा लगाते हैं किसी व्यक्ति के पहले तो फिर वो विशेष स्टूडेंट बन जाता है। पर्सन्स के लिए दा लगाकर हम पूरी क्लास नहीं बताया करते, ठीक है? अब इसमें तुम एक चीज़ और याद रख सकते हो। एक चीज़ बच्चों ये याद रख सकते हो कि क्या बिना आर्टिकल्स के भी हम समूह बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। बिना आर्टिकल्स के भी बच्चों समूह बताए जा सकते हैं, है ना? नोट लगा लीजिए कि विदाउट आर्टिकल भी हम बता सकते हैं। जैसे कि काउज आर जेंटल, है ना? गायें सीधी होती हैं, गायें सीधी होती हैं, गायें सीधी होती हैं। सीधी होती हैं मतलब क्या होता है बच्चों क्या हुआ? कि सज्जन होती हैं, मतलब नहीं मारती हैं, जलती। अब अपवादों की बात ना करना बच्चों, ठीक है? तो काउज आर जेंटल, तो बिना आर्टिकल के भी हम बता पा रहे हैं। अब बिना आर्टिकल के एक काम हम लोगों ने किया है कि इसको प्लूरल बना दिया है। अब प्लूरल बना दिया तो सभी की बात हो गई। काउज आर जेंटल, काउज कैसे होते हैं? जेंटल होते हैं। दा नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ याद रखिएगा प्लूरल के पहले दा लगाकर हम पूरे समूह की बात, पूरे क्लास की मतलब पूरे दुनिया के समूह, पूरे दुनिया की वस्तुओं व्यक्तियों की बात हम नहीं कर सकते। वस्तुओं और जानवरों की बात, दा वस्तुओं व्यक्तियों के लिए तो करते ही नहीं है दा का प्रयोग, जब हम पूरा दुनिया के समूह की बात कर रहे होते हैं। और आप दा तब भी प्रयोग नहीं कर सकते जानवरों के पहले और वस्तुओं के पहले, जब आप उसका प्लूरल बनाए बैठे हो, ठीक है बच्चों? याद रखिए द काउज आर जेंटल, द काउज आर यूजफुल एनिमल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नोट लगा लीजिए, क्लियर हो गई ये बात। तो ये बात रही बच्चों आपके समूह की क्लास बताने की, कि पूरी दुनिया की अगर हम पर्सन, प्लेस और थिंग्स, पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स की क्लास बताते हैं तो ए एन से बता सकते हैं, और दा से बता सकते हैं एनिमल्स और थिंग्स की, और बिना आर्टिकल के भी बता सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर किसी वर्ब के पहले आप ए एन का प्रयोग बच्चों किसी वर्ब के पहले करके उसको कॉमन नाउन बना देते हैं। देखिए आर्टिकल अगर किसी चीज़ के पहले लगा है तो मतलब हमें नाउन मिलेगी। तो वर्ब के पहले अगर लगा है तो क्या वो वर्ब रही? अब नहीं रही, अब वह क्या बन चुकी है? नाउन बन चुकी है। तो ए एन बिफोर वर्ब, बिफोर
वर्ब्स अर्थात क्रियाओं के पहले, टू मेक इट क्या बनाने के लिए, टू मेक इट कॉमन नाउन, टू मेक इट कॉमन नाउन। अगर ए एन लगा है तो बच्चों कॉमन नाउन है कहने पे, वो नाउन सामान्य है। देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे घबरा जाते हैं इंग्लिश लिख देने से, प्लीज़ मत घबराइए। इंग्लिश की यात्रा ऐसे भी शुरू होती, छोटे छोटे सेंटेंसेस में आप रूल लिखने सब, मतलब आपने इंग्लिश को रियलाइज़ करना शुरू कर दिया, तभी इंग्लिश आएगी बच्चों। ए और एन बिफोर वर्ब्स, वर्ब के पहले, टू मेक इट कॉमन नाउन, क्या बनाने के लिए, टू मेक इट बनाने के लिए, क्या कॉमन नाउन बनाने के लिए। जैसे हैव अ राइड। राइड मीन्स बच्चों क्या होता है, घोड़ा चलाना या बाइक चलाना, राइड करते हैं तो हैव अ राइड। अ राइड मतलब बच्चों क्या हो गया, नाउन बन चुकी, हैव अ राइड। लेट्स हैव अ राइड, आओ सवारी करें, है ना, लेट्स हैव अ राइड। हैव अ राइड, हैव फॉर अ वॉक, है ना बच्चों, फॉर अ वॉक। हैव अ रेस्ट, हैव अ रेस्ट, स्लीप। ड्राइव, बाथ। तो अगर आ लग गया हैव या फॉर लगाकर, कई बार ऐसा होता है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, वॉक में चलना होता है, वर्ब होती है, लेकिन आ लग गया तो बच्चों ये कॉमन नाउन बन चुकी है, सामान्य। चलो ये घूम के आते हैं थोड़ा सा, है ना। लेट्स हैव अ रेस्ट, आराम करें, विश्राम करें। लेट्स हैव अ स्लीप, ड्राइव, बाथ एंड सो मेनी अदर वर्ब्स। तो ए एन अगर बिफोर वर्ब्स के पहले आते हैं, वर्ब के पहले ए एन लगाते हैं तो सामान्य रूप से वे कॉमन नाउन बन जाती है, और ऐसा होता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ इसमें याद रखनी चाहिए बच्चों कि ए और एन बच्चों कुछ फ्रेजेज ऐसे हैं, कुछ शब्द इडियोमेटिक फ्रेज, इडियम्स जानते हैं आप, है ना, शब्दों के छोटे छोटे शब्दों के समूह, शब्द विशेषों के समूह, और उनका कुछ अजीब सा मतलब भी निकल सकता है, कुछ मतलब विशेष अर्थ निकलता है। ऐसे शब्द समूहों को, ऐसे फ्रेजेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इडियोमेटिक फ्रेजेस कहते हैं। तो कुछ फ्रेजेस हैं जहाँ पर बच्चों आर्टिकल ए एन विशेष रूप से आता है, तो उन्हें बिल्कुल याद रखना है। इडियोमेटिक फ्रेजेस, इडियोमेटिक फ्रेजेस, नोट बना लीजिए बिल्कुल बच्चों, इससे बाहर कुछ भी आर्टिकल में नहीं आएगा, ठीक है। तो नोट बनाते रहिए। इडियोमेटिक फ्रेजेस जैसे जो आपको आता है वो है टेल अ लाई। टेल अ लाई मीन्स बच्चों क्या होता है, झूठ बोलना। झूठ बोलना। मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज क्या विजिबल है बच्चों वहाँ पर? नहीं विजिबल है तो हटा दो। यहाँ लिख लीजिए मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज मीन्स बच्चों क्या होता है, शोर करना। मेक अ नॉइज में होता है शोर करना। इन अ रेज। इन अ हे राम, इन अ रेज मतलब क्रोध में। इन अ रेज, रेज मीन्स बच्चों क्या होता है, क्रोध। रेज मीन्स क्रोध होता है, एंगर होता है। इन अ रेज मतलब क्रोध में। इन अ हरी। इन अ हरी मतलब बच्चों क्या होता है, इन अ हरी जल्दबाजी में। जल्दबाजी में मतलब जल्दी से, है ना। इन अ हरी। ऑल ऑफ अ सडन।
ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन, सडन मतलब क्या होता है बच्चों? अचानक से। ऑल ऑफ अ सडन, इसका ये भी फ्रेज क्या है? अचानक से। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन, कम टू एन एंड, कम टू, ये एग्जाम में आ चुकी है, कम टू एन एंड, कम टू एंड करके आया था और आपको एरर पहचाननी थी, तो कम टू एंड नहीं होता, कम टू एन एंड। कम टू एन एंड का मतलब क्या हो जाना बच्चों? समाप्त तो हो जाना। समाप्त तो होना किसी चीज़ का, पार्टी, फंक्शन, मीटिंग, एग्जाम, है ना, मैच, कम टू एन एंड। इन अ फिक्स, इन अ फिक्स मीन्स बच्चों क्या होता है? दुविधा में। और इन अ डिलेमा, इन अ डिलेमा भी बच्चों दुविधा के लिए आता है। इन अ फिक्स, इन अ डिलेमा, दुविधा में। हिंदी में लिख लीजिए, दुविधा में। कई बार दुविधा हो जाती है सामने कि ये करियर चुने या वो करियर चुने, तो इन अ फिक्स, इन अ डिलेमा। इन अ टेम्पर, तो बहुत सारे बच्चों फ्रेजेज हैं, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले फ्रेजेज। आपको कान खुले रखने हैं, आपको हमेशा तैयार रहना है, कुछ भी नया सामने आए उसे आपको जोड़ना है अपने इंग्लिश में। लेकिन ये जितने मैं लिखा रहा हूँ बच्चों, वो तो बिल्कुल रट लेना। आप इंग्लिश, आप घर पे किसी बुक को पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन आप ये जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों, बिल्कुल उनका एक आप नोट्स बनाते चलिए और बिल्कुल पक्का करके रखिए, उनका रिवीजन करते रहिए। एग्ज़ाम में कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। तो बच्चों आज आपने सीखा ए और एन के बारे में 2-4 केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस, है ना बच्चों। और अगले टाइम पर हम लोग दा के बारे में पढ़ने वाले हैं, दा के वही केसेस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे। सो प्लीज़, थैंक यू वेरी मच, है ना बच्चों। मिलते हैं अगले टाइम पर। जय हिंद, जय भारत।